जलवायु विज्ञान, जिसे हम सामान्य भाषा में दिया जाता है क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान। खुश रहो दिनेश, लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो जिसे हम सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान का मतलब होता है, ध्यान से समझना पहले, जलवायु विज्ञान का मतलब होता है ऐसी चीजों का अध्ययन जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से संबंधित हो, मतलब पृथ्वी के ऊपरी वातावरण से संबंधित हो, पृथ्वी के अंदर से संबंधित ना हो। और उस टॉपिक में, हाँ, वो कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक बचा है, बैच हम फिर स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ा देंगे, परेशान ना हो सौरभ, है ना। गुड मॉर्निंग। आप लोग मैसेज करोगे चैट विथ डी के उपाध्याय सर पे। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, देखो इसमें दो टॉपिक शामिल किए गए हैं। एक तो ये है, एक यहां तक टॉपिक है, फिर दूसरा टॉपिक ये यहां तक है। एयर प्रेशर बेल्ट, एयर मतलब वायु, प्रेशर दाब, बेल्ट का मतलब पेटी। तो वायु दाब पेटी और पवन, ध्यान से समझो। अब इसी तीनों बातों को, एक ये और एक ये, इन दोनों बातों को ध्यान से समझना है। हमें ये पता लगाना है कि हम पढ़ेंगे क्या और कितनी क्लासेस इसमें लगेंगी, तो उसके बाद हम अपने क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ, सब लोग रेडी हैं? एकदम पूरी तरीके एक्टिव हैं? हम क्लास शुरू कर सकते हैं? जल्दी से मैसेज करो बस। अब इसमें सावधानी देखो बेटा, ये मत करना, फिर से मैं कह रहा हूं, रटना साफ है। और अगर जो आपको किसी पर ध्यान देना है तो शब्दों पर, शब्द ही है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो शब्दों पर ध्यान देना है। जहां भी कोई बात फंसे वहां तुरंत पूछना है, शब्दों पर एकदम ध्यान हो, विशेष ध्यान शब्दों पर ही हो। तो रटना एकदम साफ मना है, ये मैं पहले ही कह दे रहा हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पहला, वायु दाब की पेटी और पवन। ध्यान से समझना। हम मान लिया कि ऐसे पृथ्वी है, मान लेते हैं ऐसे पृथ्वी है। पृथ्वी का ये इक्वेटर है, पृथ्वी का ये 90 डिग्री नॉर्थ है, पृथ्वी का ये 90 डिग्री साउथ है। मतलब ये साउदर्न पोल है, ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। बातों को समझना बेटा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो बातें मैं बोलूंगा उसे आपको दोहराना है और उसे मनन करना है, थोड़ा अध्ययन करना है। ध्यान से देखो, पृथ्वी का जो इक्वेटर है, ये वाला पॉइंट, ये इक्वेटर, पृथ्वी का जो इक्वेटर है बेटा, यहां सनलाइट हमेशा आती है, यहां सनलाइट अधिक होती है। जाहिर सी बात है पोलर रीजन में सनलाइट कम होती है, किसी भी पोलर रीजन में, यहां भी सनलाइट कम होती है। ध्यान से एक एक स्टेप, जितनी बातें मैं पूछूंगा उतना आपको बताना है। मान लिया मैसेज ना भी कर पाओ, कुछ लोग मैसेज कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो मैसेज ना भी कर पाओ, जवाब आपको ध्यान से समझना है। देखो, कहीं अगर सनलाइट अधिक होगा तो वहां तापमान कम होगा या अधिक होगा? तो मैंने टी लिखा, तो टी का एरो मैं ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं? जल्दी बताओ। जहां सनलाइट अधिक होगा वहां तापमान अधिक होगा या कम होगा? ऊपर। जहां सनलाइट कम होगा वहां तापमान क्या होगा? नीचे, मतलब कम हो तापमान। सीधी बात। एक स्टेप और आगे बढ़ो, फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ो। जहां तापमान अधिक होगा वहां हवाएं, जैसे यहां देख लो, जहां तापमान अधिक हुआ वहां हवा क्या होगी? वायु गर्म होगी, ठंडी होगी? वायु गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म होगी, हॉट होगी। आगे बढ़ो एक स्टेप। जब हवा गर्म होगी, ध्यान से समझना है, जब हवा गर्म होगी, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होके फैलेगी या सिकुड़ेगी?
तो इसमें क्या होगा, फैलाव होगा, इसमें होगा फैलाव होगा, एक्सटेंड करेगी, है ना, एक्सटेंड करेगी, या आप कह सकते हो प्रसरण होगा इसका, या आप कह सकते हो स्प्रेड करेगी, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करो, या हिंदी में आराम से कह सकते हो फैलेगी। अच्छा फिर से देखो, जब हवाएं फैलेंगी, प्रसरण होगा, स्प्रेड करेगी, एक्सटेंड करेगी, तो उस हवा, वो जो हवा है, हवाएं जब फैलेंगी तो वो हवा हवा आप ध्यान से समझना, तापमान अधिक हुआ, वायु गर्म हुई, गर्म होके फैली, फैलने के बाद उसका वजन कम होगा या ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वजन कम होगा, और वजन जब कम हो तो ऊपर उठेगी, कहाँ जाएगी, उठेगी। तो एक एक स्टेप समझो, तापमान अधिक हुआ, वायु गर्म हुई, गर्म होके फैली, फैल के ऊपर उठी, ऊपर जब हवा उठेगी तब बताओ जिस स्थान से ऊपर उठी हवा, उस स्थान पर हवा का दाब कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, जल्दी से बताना है। जिस स्थान से हवा ऊपर उठी उस स्थान का दाब, हवा का प्रेशर वहां कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, यहां मैंने लिख दिया एलपी, लो प्रेशर, डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या, अगर जो यहां से और यहां का संबंध हम मिलाएं, यहां से यहां का संबंध हम मिलाएं, क्या ऐसा संबंध निकल रहा है, जल्दी से बताओ, ये क्या ऐसा संबंध निकल रहा है, ये क्या लिखा है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या ये बात आपको मैं समझा पा रहा हूं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तापमान का वायु दाब से या दाब से उल्टा संबंध होता है, या व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, ये बात कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को, कहने का मतलब जहां तापमान अधिक होगा, वहां जहां भी तापमान अधिक होगा वहां प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, एलपी, लेकिन जहां तापमान कम होगा वहां कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, वहां क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, वहां क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है, वहां हाई प्रेशर होगा। अच्छा ध्यान से समझो, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे मत, हाई प्रेशर का वहां तापमान कम है, कम होने के कारण हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठ गई हैं, वो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का सीधा मतलब होगा वहां हवाओं की संख्या, हवाओं का एयर मास, एकमुलेशन ऑफ एयर, वायु वायु राशियां वहां ज्यादा हैं, हवाओं का गुच्छा वहां ज्यादा इकट्ठा है, सीधी बात, एकमुलेशन ऑफ एयर वहां अधिक है। लो प्रेशर का मतलब वहां हवाएं ऊपर उठ गई हैं, वहां हवाएं की संख्या कम है, ऐसे आपको समझना है। ये सारा बकवास आप समझ गए, छोटी मोटी बकवास थी, मतलब जहां भी सनलाइट अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, वहां प्रेशर होगा लो, जहां भी सनलाइट कम होगा और तापमान कम होगा वहां प्रेशर होगा हाई। ये बात मैं लगभग लगभग आपको समझा पाया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो इस टॉपिक को, एयर प्रेशर बेल्ट। बेटा चूंकि पृथ्वी तो पूरी गोल है, जब पृथ्वी गोल है, अब ध्यान से समझना, नोट कर रहा हूं, इसकी एक परिभाषा लिखा है, परिभाषा क्या, ये हम पूरा टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, मेरी कोई बात बकवास नहीं है, सारी बात इंपॉर्टेंट है, अरे ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें आपको यही समझना है ना अमन, कि आप ये समझ लें कि तापमान का वायु दाब से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इतनी ही बात अगर जो आप चाहे तो लिख, और तो सारी बातें हम बताएंगे। अब आगे देखो, बेटा पृथ्वी तो होती है गोल, अब पृथ्वी जब गोल हो तो गोल सतह पर, ध्यान से समझना, किसी गोल सतह पर, इसी गोल सतह पर कहीं कहीं हवा का दबाव अधिक, कहीं कहीं हवा का दबाव अधिक, और कहीं कहीं हवा का दबाव कम लगता है, और वो पृथ्वी के चारों ओर से लगता है, पृथ्वी के चारों तरफ से लगता है, इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया एयर, हवा का दबाव, और पृथ्वी के चारों तरफ से लगने के कारण इसे कहा गया बेल्ट या पेटी। और इसी बेल्ट के बीच, इसी
बेल्ट के बीच बहती है पवन। तो एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, हम जब पवन को पढ़ेंगे तो पवन को दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक प्लेनेटरी विंड होगा, PW में लिखा, एक विंड होता है लोकल विंड, LW में लिख दिया। तो प्लेनेटरी विंड पूरे भूमंडल पर, प्लेनेट पे चलने वाली विंड। लोकल विंड मतलब लोकल एरिया में चलने वाली विंड, किसी खास मौसम में चलने वाली विंड, किसी खास जगह चलने वाली विंड। जैसे आप देखते होंगे लू, है ना, लू अगर जो आप देखते होंगे तो लू एक खास जगह खास मौसम में चलती है, ठीक है, आपको पता होगा। हाँ, जिस जगह सनलाइट अधिक होगा यहाँ एयर प्रेशर का, सनलाइट से करो आप, ऐसे तापमान से कर लो, ठीक है। चलो ये सारी बातें बताते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड। ध्यान से देखो, एयर प्रेशर बेल्ट एंड, ये टॉपिक आपको बताया गया। देखो एक बार फिर से मैं वही बता, परेशान ना हो सौरभ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़े, शुरू किया जाए। इस बड़े वाले फिगर में देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ऐसे मैं बना दे रहा हूं, ऐसे, चलो मैं बना दे रहा हूं बीच की लाइन, ये इक्वेटर है। ध्यान से बस कुछ देर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, आपको फिगर पे तो समझा नहीं रहा हूं, तो इसलिए ध्यान देना है। ध्यान देखो बेटा, अब जितनी बातें यहां बनाई जाए वहां ध्यान से देखो। ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री जो लिखा है। उसके बाद यहाँ ये नॉर्दर्न सॉर्दर्न पोल है, 90 डिग्री साउथ है। ऐसे ही यहां होगा 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेटर है इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, या इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल बेल्ट। कि ये ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल के बगल में ये वाला जो होगा ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल। ये सब ट्रॉपिकल कितने डिग्री पर आता है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ 30-35 डिग्री साउथ। ऐसे ही नॉर्थ में 60 टू 65 नॉर्थ, ऐसे 60 टू 65 साउथ। तो आप खुद देखो, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के बगल में सब ट्रॉपिकल रखना एकदम नहीं है, ये पोलर रीजन, पोलर, ये साउथ पोल, पोलर रीजन साउथ वाला नॉर्थ वाला। तो पोलर के बगल में फिर सब पोलर, पोल के बगल में पोलर। ध्यान से समझो, अब आपको यही 7 एयर प्रेशर बेल्ट मिले। 7 का देखो, 1 2 3 4 नॉर्थ में, ऐसे इक्वेटर को लेके 5 6 और एक 7 एयर प्रेशर बेल्ट मिले। ये 7 एयर प्रेशर बेल्ट पूरी पृथ्वी पर इसी तरीके से विद्यमान रहते हैं, इसी तरीके से रहते हैं। अब इन एयर प्रेशर बेल्ट को समझना है आपको, इन एयर प्रेशर बेल्ट को समझना है। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, ये एयर प्रेशर बेल्ट ट्रॉपिकल, यहां तापमान अधिक होता है, यहां होता है तापमान अधिक। तापमान अधिक होने से, तापमान अधिक होने से यहां से ऐसे हवा ऊपर उठती है, यहाँ हवा ऊपर उठती है, और हवा जब ऊपर उठती है तो ये प्रेशर लो हो जाता है। यहाँ हवा ऊपर उठती है, प्रेशर लो हो जाता है। फिर से देखो, यहाँ होता है तापमान कम, पोलर रीजन में होता है तापमान कम। ध्यान से समझना, इसे मैं लिखाऊंगा भी। तापमान कम होने के कारण यहाँ हवा ऐसे नीचे की तरफ बैठती है, और ये पोलर प्रेशर हो जाता है हाई प्रेशर, HPLP में लिख, आप समझ जाना। और ये पोलर प्रेशर हो जाता है हाई प्रेशर का, पोलर वाला क्या हो जाता है, हाई प्रेशर का, ये पोलर वाला हो जाता है हाई प्रेशर का। क्लियर, पोलर
हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। अब ध्यान से समझो, यहां से हवा ऊपर उठ रही है, वहां हवा नीचे की तरफ बैठ रही है। अब ये हवा ऐसे मुड़ के साउथ तरफ और ऐसे मुड़ के नॉर्थ की तरफ जाने लगती है, लेकिन ये पोलर रीजन के पास नहीं जाती, ये सब ट्रॉपिकल के पास नीचे उतर आती है, ये सब ट्रॉपिकल के पास नीचे उतर आती है ऐसे, यहाँ सब ट्रॉपिकल में। मतलब ये ऊपर की तरफ भी ट्रॉपिकल रीजन से और सब ट्रॉपिकल में 30 से 35 डिग्री के पास फिर से नीचे उतर आती है। और यहाँ जो ये हवा नीचे उतर रही है, तो इसका नीचे उतरने का कारण भी होता है। क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन जब होता है बेटा, पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, तो पृथ्वी, एक एक बातों को समझना, मैं इसे लिखाऊंगा फिर एक बार समझेंगे। जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन होने के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने कहा घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी घूर्णन से क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या हुआ? हवा कन्वर्ज हो गई। कहां कन्वर्ज हो गई? इन सब ट्रॉपिकल रीजन। और सब ट्रॉपिकल रीजन में हवा कन्वर्ज हो गई, मतलब नीचे उतर गई, तो ये सब ट्रॉपिकल, जाहिर सी बात है हवा नीचे उतरी, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन कैसे हो गया? हाई प्रेशर का हो गया। दोनों तरफ वाला सब ट्रॉपिकल रीजन हाई प्रेशर का हो गया। तो फिर से देखो, आपको ट्रॉपिकल रीजन, ये जो ट्रॉपिकल रीजन मिला, ये लो प्रेशर का मिला। इसका कारण साफ साफ यहां लिखा है, तापमान अधिक। पोलर रीजन जो मिला, ये हाई प्रेशर का मिला। इसका कारण साफ साफ यहां लिखा है, तापमान कम। पोलर रीजन जो मिला, ये हाई प्रेशर का मिला, इसका कारण साफ साफ यहां है, तापमान कम। लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन मिला हाई प्रेशर का, और इसका कारण तापमान नहीं है, इसका कारण यहां दिया गया है। इसका कारण तापमान नहीं है, इसका कारण को यहां दिया गया है, रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल का मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल, मतलब केंद्र की तरफ लगा बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। तो केंद्र की तरफ बल लगा और हवा नीचे उतर आई। हवा जब नीचे उतर आई, तो ये प्रेशर बेल्ट हाई हो गया। फिर से यहां से हवा ऐसे इक्वेटर की तरफ जाती है, इसी विंड कहते हैं, और ये विंड हम पढ़ेंगे इसी के तुरंत बाद। देखो यहां से हवा, देखो इक्वेटर की तरफ जा रही है, यहां आपको बताया गया है इक्वेटर की तरफ जा रही है हवा। बेटा कोरियोलिस फोर्स का, सौरभ कंफ्यूज मत। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है? कोरियोलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है, अभी हम पढ़ेंगे। कोरियोलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है, और डिफ्लेक्टिव फोर्स का मतलब वो बस किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदलेगा, उससे प्रेशर वगैरह से कोई संबंध नहीं है। मतलब कोई अगर मूव कर रहा है तो उसकी दिशा बदलेगा। अभी आप बस थोड़ा सा धैर्य रखो, कोरियोलिस फोर्स भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है एकदम, बस कंफ्यूजन नहीं करना है। टॉपिक थोड़ा लंबा है ना, तो थोड़ा कोशिश करनी है, ऐसा टॉपिक ही मैं उठाया हूँ, थोड़ा कोशिश करनी है ना कि थोड़ा सा धैर्य रख के सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। चलो, तो यहाँ से हवा फिर से कहाँ आई? इस इक्वेटर के पास आई, और फिर यहाँ से हवा ऐसे इधर भी गई। इस पोलर रीजन से भी हवा इस सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। तो देखो, सब ट्रॉपिकल रीजन में पोलर रीजन से भी हवा आ रही है, ऐसे सब ट्रॉपिकल रीजन में पोलर रीजन से भी हवा आ रही है। और कहां से आ रही है? सब पोलर रीजन में आ रही है। सब ट्रॉपिकल रीजन से भी हवा आ रही है, सब पोलर रीजन से भी हवा आ रही है। अब सब पोलर रीजन में, इस रीजन में, ये जो रीजन है सब पोलर रीजन, ये जो रीजन है सब पोलर रीजन, यहाँ दो डिफरेंट नेचर की हवा मिलती हैं, और ऐसे चक्रवात बना के ऊपर उठ जाती है, और ये एक सेल जैसा बनाती है। देखो पूरी पृथ्वी पर ऐसे एक बनाती है, पूरी पृथ्वी पर ये देखो ऐसे चक्रवात बना के ऐसे ऊपर उठ जाती हैं। इसी के बाद मैंने आपको चक्रवात पढ़ाया था, टेम्परेट साइक्लोन इसे कहते हैं, यही चक्रवात है। ठीक है, तो देखो ऐसे एक सेल बन जाता है। तो जब यहां से हवा ऊपर उठी, यहां से हवा क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है, तो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ, ये लो प्रेशर का बनता है। यहां से हवा जब ऊपर उठी, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ, ये लो प्रेशर का बनता है। ये क्या होता है? ये लो प्रेशर का बनता है। अब ध्यान देखो, ये 7 एयर प्रेशर बेल्ट मिले,
सात एयर प्रेशर बेल्ट में ये एक ट्रॉपिकल वाला, ये एक पोलर वाला और ये तीसरा पोलर वाला, मतलब एक ट्रॉपिकल और दो पोलर, ये तीनों प्रेशर बेल्ट तापमान के कारण उत्पन्न हुए, जबकि सब ट्रॉपिकल दोनों, सब पोलर दोनों, ये दोनों प्रेशर बेल्ट तापमान के कारण उत्पन्न नहीं हुए, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मतलब मैकेनिज्म हुआ, कुछ तापमान योगदान नहीं किया। उसके बाद ये तो पृथ्वी के सतह पर बने, पृथ्वी के ऊपर कुछ सेल्स बने, देखो ये सेल, जैसे ट्रॉपिकल रीजन से सब ट्रॉपिकल रीजन के मध्य भी एक सेल बना, इस सेल को कहा गया हेडली सेल। सब ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन के बीच में एक सेल बना, इसे कहा गया फेरल सेल। सब पोलर रीजन से पोलर रीजन की तरफ एक सेल बना, इसे कहा गया पोलर सेल। इसे कहा गया पोलर सेल। अब इसी को आप ध्यान से एक दूसरे फिगर में देख लो, जो एकदम स्पष्ट फिगर उसी का है। देखो ध्यान से, देखो ये चित्र आपको दिख रहा होगा। तो देखो नीचे से हवाएं आ रही हैं, ऊपर यहाँ इक्वेटर पर ऊपर उठ जा रही हैं, ऊपर उठ के फिर इधर चली जा रही है, और फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में से आके झुक जा रही है। देखो सब ट्रॉपिकल रीजन ऐसे देखो आके नीचे की तरफ चली जा रही है। और ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन, देखो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई लिखा है। तो इस फिगर में मैं आपको बताता तो उतना समझ में नहीं आता। आप देख रहे हो ना, ये फिगर आप देख रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। आप ये फिगर देख रहे हैं? तो आप देखो, तो इस तरीके से यहां से हवा ऊपर उठी और इसे क्या कर दिया, इक्वेटोरियल लो कर दिया। देखो यहाँ इक्वेटोरियल लो लिखा है, इक्वेटोरियल लो कर दिया, और उसके बाद यहां से ऊपर उठी और उसके बाद यहाँ फिर नीचे की तरफ हो गई, इसीलिए देखो इसे हाई कर दिया और ये हेडली सेल हो गया। ये कौन सा सेल मैंने बताया था, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर रीजन की तरफ, ये सब पोलर है, पोलर है, देखो ये पोलर हाई, यहां भी नीचे उतर। तो ये कौन सा है, फेरल, फेरल, फेरल सेल। और ये जो सेल बना, ये कौन सा सेल बना, ये पोलर सेल बना। तो तीन सेल्स बने, ठीक है। एडवांस फिगर, हाँ अच्छा, वैसे भी ये एडवांस फिगर वास्तव में समझ में नहीं आएगा जब तक वो साधारण फिगर सबके हाथ का बनाया हुआ आप लोग ना देखो। ये मुझे पता है कि एडवांस फिगर से आप लोग समझ जाओगे, ईमानदारी से बताना, इस एडवांस फिगर से आप लोग समझ जाएंगे, बताइए। नहीं, सेल कोशिका एक ऐसा स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से कवर्ड हो, उसी को सेल कहते हैं। तो हवाओं का ऐसे कवर होता है, सेल ऐसा आकार होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब इसे हम लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना शुरू किया जाए, लिखना शुरू किया जाए। हाँ लोग, आपका मैसेज मिल रहा है बाबू। तो लिखना शुरू किया है, चलो लिखते हैं हम इसे। मैं लिखूंगा, आप नोट करना है, मैं लिखूंगा और लिखते हुए समझना भी है। कुछ लोग अभी नहीं समझे होंगे, तो लिखते हुए समझना है। तो ध्यान से देखो, हम हेडिंग कैसे करेंगे, यही लिखना समझना है। देखो हम हेडिंग करेंगे एयर प्रेशर बेल्ट, हम लिखने जा रहे हैं वायु दाब पेटी। इसे आप ऐसे लिखोगे अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो वायु दाब पेटी, वायु दाब पेटियों की संख्या कितनी है, 7 है। वायु दाब पेटियों की संख्या कितनी है, 7 है। ये 7 गिन लो पीछे वाले पेज में, गिन। ये ट्रॉपिकल 1, पोलर 2, ये पोलर 3, फिर से देखो सब ट्रॉपिकल ये 4, सब ट्रॉपिकल ये 5, सब
पोलर ये 6, सब पोलर ये 7। तो एयर प्रेशर बेल्ट कितने हैं? 7 हैं। ये 7 है। अब ध्यान से आप समझोगे, जिसे भी नहीं समझ में आया है अब और समझना है, इसी को फिर से मैं लिखने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। फिर से देखो, तो एयर प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी हुई? 7। इस 7 में 3, तो ए पी बी में लिख दूंगा, आप समझ जाओगे क्या? ए पी बी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलो, बोले जल्दी से। ए पी बी, 3 एयर प्रेशर बेल्ट, मैं आर नहीं लिख रहा हूं, तो 3 एयर प्रेशर बेल्ट आर थर्मल इंड्यूस। तो मैंने क्या लिखा? 3 वायु दाब पेटियां तापमान जनित है। इस शब्द का आप समझ लो, तापमान जनित मतलब उनके जनित, उनके इंड्यूस, उनके उत्पन्न होने का कारण तापमान है। अब ये 3 वायु दाब पेटियां कौन कौन सी हैं? नंबर पहला, हाँ, नंबर पहला कौन सा है? पहला है ट्रॉपिकल। देख लो पिछला फिगर, देख लो पहला वाला कौन सा है? ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर, ये तापमान जनित है। और इसका कारण, इसके लो प्रेशर का कारण क्या है? तापमान का अधिक होना। ऐसे ही दूसरा और ये तीसरा, ये पोलर हाई प्रेशर, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? तापमान कम होना। तो हम तीनों को लिख लें ऐसे। तो देखो, तापमान जनित पेटी, तो इसमें क्या है? ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसे हिंदी में कहोगे तो उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब, ये जनरेट हुआ ड्यू टू टेम्परेचर अधिक। हो गया हमारा नोट्स। देखो, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब जो उत्पन्न हुआ किसके कारण से? ड्यू टू, क्या लिख दिया? तापमान के अधिक होने से। फिर से देखो, नंबर दूसरा और तीसरा हम साथ ही में लिख लेंगे। कौन सा है? इसे कहा जाता है पोलर हाई प्रेशर, ध्रुवीय, हिंदी में लिख दे रहा हूं, ध्रुवीय उच्च दाब। और ध्रुवीय उच्च दाब कैसा? नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी। ये ध्रुवीय उच्च दाब कैसा? नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी। तो दो तीन हुआ। और ये किसके कारण जनरेट हुआ? जीई मतलब जनरेट ड्यू टू, आप लोग भी मैसेज कर दिया करो कि ड्यू टू किसके कारण? तापमान होने के कारण। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा हो गया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब फिर से, तो 3 एयर प्रेशर बेल्ट तो थर्मल इंड्यूस निकले। बाकी अगला देखो, इस पेज पे लिख रहे हैं, 4 एयर प्रेशर बेल्ट, 4 वायु दाब पेटी। अभी सभी का क्वेश्चन सुन लूंगा बाबू, थोड़ा बहुत धैर्य रखो। 4 वायु दाब पेटी। अब ये 4 वायु दाब पेटी कौन कौन सी है? ये है मैकेनिकल इंड्यूस। पिछला स्लाइड, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये पिछला स्लाइड, पिछला स्लाइड देख लो। ओके, देख लिया? आगे बढ़े जी। चलो,
ठीक, अब बाकी 3 तो इधर हो गए, अब 4 देखो। चौथे में हम क्या देख रहे हैं, 5वां और 6 देखने जा रहे हैं। ये चौथा और 5वां देखने जा रहे हैं। नंबर 4 देखने जा रहे हैं और नंबर 5 देखने जा रहे हैं। तो नंबर 4 कौन सा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर साउथ वाला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ वाला। अब ये क्यों जनरेट हुए, इनके जनरेट होने का कारण पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से जनरेट हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की तरफ लगने वाला बल, विकेंद्रीय बल, जिससे हवाएं सबडक्ट हुई, सबडक्ट या कन्वर्ज हुई कहां, सब ट्रॉपिकल रीजन में, और इसे हाई प्रेशर कर दिया। ठीक है, तो इसे लिख लो, मतलब ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ है। तो 4 एयर प्रेशर बेल्ट ये जो हैं मैकेनिकल इंड्यूस बेल्ट हैं, यांत्रिकी जनित पेटी मैकेनिकल इंड्यूस बेल्ट है। तो ये जो 4 एयर प्रेशर बेल्ट है मैकेनिकल इंड्यूस बेल्ट है, इसमें से नंबर 4 एंड 5 कौन कौन सा है, 4 और 5 कौन सा है बताओ, तो यहां देख के बताइए, नंबर 4 और 5 कौन सा है, बोलिए जल्दी, 4 और 5 कौन सा है, कुपोषण। हाँ, तो नंबर फोर्थ इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसीलिए तो ये 2 हुआ। ये जनरेट हुआ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जिससे क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स काम किया और एयर कन्वर्ज हुई और ये क्या कर दिया, हाई प्रेशर कर दिया। तो उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब जनरेट हुआ, इस कारण से यहां सेंट्रीपिटल फोर्स काम किया, केंद्र की तरफ लगा बल काम किया, किसके कारण से, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी का घूर्णन, अभिकेंद्रीय बल काम किया और हवा वायु अवतलन हुआ, जिससे क्या, उच्च वायु दाब हो गया। तो ये दोनों हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो गए, दोनों ये वाला और ये वाला हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो गए। फिर से देखो, नंबर 6 ये और नंबर 7 ये दोनों लो प्रेशर। इसी तरीके से जैसे इसे हमने देखा, ऐसे ही नंबर 6 एंड 7 सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, इसे कहा जाएगा उपध्रुवीय निम्न दाब। और ये उपध्रुवीय निम्न दाब ये क्यों जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ हवा के ऊपर उठने से। ये क्यों जनरेट हुआ, हवाएं ऊपर उठ गई, पर्वत बना के हवाएं ऊपर उठ गई, एयर अपलिफ्टमेंट, वायु के ऊपर जाने से। तो ये जनरेट हुआ वायु के ऊपर जाने से। तो ये 7 एयर प्रेशर बेल्ट आपको बताए गए, ये एयर प्रेशर बेल्ट 7 आपको बताए गए। 7 में से 3 जो एयर प्रेशर बेल्ट मिले वो थर्मल इंड्यूस मिले, बाकी जो 4 मिले वो मैकेनिकल इंड्यूस मिले।
क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए? बोलिए जल्दी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट फिर से हम बनाते हैं। इसे ऐसे मान लेते हैं पृथ्वी, ये इक्वेटर, ये 30 to 35 नॉर्थ, 60 to 65 नॉर्थ, ऐसे ही 30 to 35 साउथ, 60 to 65 साउथ, 90 साउथ, ये 0 डिग्री है। 30 से 35 नॉर्थ, 60 से 65 नॉर्थ, 90 नॉर्थ, फिर से 30 से 35 साउथ, 60 से 65 साउथ, 90 साउथ। अब हम जान चुके हैं क्या, देखो ये जो प्रेशर बेल्ट है ये वाला, इसे कह दिया जाता है ट्रॉपिकल लो प्रेशर। ये जो प्रेशर बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। देखो ध्यान से, फिर से ये भी ऐसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। क्लियर? इतनी बातें तो हम जानते ही हैं। ध्यान से देखो, अगर हम दिशाओं की बात करें तो ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, नीचे की तरफ दिशा साउथ, दाईं ओर ईस्ट, बाईं ओर वेस्ट, ये तो दिशाएं हो गई। तो बताओ, ये सारी बातें जो अब मैं लिखा हूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, ये सारी बातें अब आप समझ रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से बताओ, यहां तक दिक्कत नहीं है? इसके आगे बढ़ें एक स्टेप। आगे बढ़े, चलो ध्यान से देखो बेटा, हवाओं का जो मूवमेंट होता है, हवाएं जो मूव करती हैं, वायु का जो संचलन होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। हवाएं मूव करती हैं हाई टू लो प्रेशर, मतलब हवाएं हमेशा मूव करेंगी जहां अधिक हवा होगी, मतलब हाई प्रेशर, वहां से जहां कम हवा होगी उसकी तरफ। हवाएं हमेशा मूव करेंगी जहां अधिक हवा होगी उधर से, जहां कम हवा होगी उसकी तरफ। जैसे समझना, तो अगर जो ऐसी बात है तो हवा को मूव करना चाहिए एकदम ध्यान पूरा स्क्रीन पे हो, नहीं तो फिर कहोगे मुझे समझ में नहीं आया। तो हवा को मूव करना चाहिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ट्रॉपिकल लो प्रेशर की ओर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ट्रॉपिकल लो प्रेशर की ओर। ऐसे ही तो हवा को मूव करना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर, यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर। ऐसे हवा को मूव करना चाहिए। पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर, पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर, ऐसे ही हवा मूव करनी चाहिए। ऐसे ही तो मूव करना चाहिए। तो आप खुद देखो, हवाएं नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ करती हैं क्या? ऐसा दिखता है हमेशा?
कि हवाएं हम नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ मूव कर रही हैं? जल्दी बताइए, यस और नो। क्या हवाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं? जल्दी बताओ, हमारे पास 10 ही 15 मिनट है। यस और नो। हमेशा हवाएं नॉर्थ से साउथ मूव करती हैं या पूरब पश्चिम से भी चलती हैं? नहीं, मतलब हवाएं पूरब पश्चिम से भी चलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, हवाओं के मूवमेंट का कारण भले ही प्रेशर का डिफरेंट हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन हवाओं के दिशा का कारण कुछ और है। जैसे मैंने मजाक में एक बार आपसे पूछा था, क्या आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, जल्दी से बताएं, कि साइकिल का हैंडल छोड़ के चलाए हैं? मैंने एक बार पूछा भी था आप लोगों से, फिर से बता दो। साइकिल का हैंडल छोड़ के कितने लोग चलाए हैं, जल्दी से बताओ। चलाए होंगे। दूसरे पेज पे समझते हैं। इसे इस पेज पे समझते हैं। साइकिल का हैंडल छोड़ के अगर जो चलाए होंगे तो समझें, साइकिल का हैंडल छोड़ के चलाए चलाए होंगे तो समझे उसे। जब हम साइकिल का हैंडल छोड़ते थे तो हमारी साइकिल जैसे ही हम हैंडल छोड़ने का प्रयास करते थे, हमारी साइकिल, आप ध्यान से देखे होंगे, याद कीजिए, हमारी साइकिल दाएं मुड़ जाती थी। उसका कारण है पृथ्वी का घूमना। ये पृथ्वी ऐसे घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन, जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जनरेट हो जाता है एक डिफ्लेक्टिव फोर्स। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। ध्यान से समझना बेटा। विक्षेपक बल का मतलब, विक्षेपक बल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बल जो किसी गतिमान वस्तु के गति में कोई अंतर करे, उसकी दिशा बदल दे, उसकी दिशा बदल दे। जैसे उदाहरण के लिए, ये आपका घर है, यहाँ आपकी क्लास चल रही है, मान लिया ऑफलाइन चल रही है, यहाँ मान लिया सिनेमा लगा है, आपको घर से निकलना था, क्लास की तरफ आना था। मान लिया कोनो अच्छी फिल्म लगी है, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, या जो भी आपको पसंद हो, नहीं रहुआ सही वाला टाइप का, जो भी पसंद हो, जो भी आपका पसंद हो, आपको घर से आना था इस क्लास की तरफ। ठीक आना था 9:30 बजे, मान लिया आपको आना था। आप घर से निकले, लेकिन आपकी दिशा इधर ना होके इधर हो गई। मतलब, ध्यान से समझना, मतलब ये जो सिनेमा है, ये आप पर डिफ्लेक्टिव फोर्स लगाया। मतलब आप गतिमान हैं, आप गति कर रहे हैं, बस आपकी दिशा बदल दिया। तो रिफ्लेक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बल जो किसी गतिमान वस्तु की गति में कोई परिवर्तन ना करे, उसकी दिशा बदल दे। क्या कर दे? उसकी बस दिशा बदल दे। ऐसे ही बल को क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं। और ऐसा बल जो पृथ्वी के कारण जनरेट हुआ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उसे कहा जाता है कॉरियोलिस फोर्स। उसे क्या कहा जाता है? कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स करता क्या है, ध्यान से देखो। कोरियोलिस फोर्स ये विंड की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो ये क्या करता है? ये विंड डायरेक्शन बदलता है। जैसे अब इसे समझना हो तो कैसे समझे? मान लिया आप इसे थाली ले लीजिए, एक पानी की बूंद यहां रख लीजिए, एक पानी की बूंद यहां रख लीजिए, एक पानी की बूंद यहां रख लीजिए, मान लिया 3। अब पृथ्वी ऐसे मूव इधर से, तो जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी वाला ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, तो ये इधर सरक जाएगा। जैसे आप बस में बैठते होंगे ना, बस जब आगे जाती है तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं।
तो अगर जो ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये वाला हिस्सा इधर सरक जाएगा। अगर जो ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, ऐसे मूव कर रही है पृथ्वी, तो जाहिर सी बात है वाला हिस्सा इधर सरक जाएगा। लेकिन क्या बीच में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या? विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, विंड का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सॉदर्न हेमिस्फेयर में। तो विंड का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये हो जाता है क्लॉकवाइज, और सॉदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉक, या इसी को कहें राइट साइड ओर, या इसी को कहें बाईं ओर। तो ये दाईं ओर मुड़ा, और ये मुड़ा बाईं ओर। लेकिन एक बात और देखा, क्या बीच में अगर जो कोई पार्ट रहा तो इसके रोटेशन से कोई फर्क पड़ा? एकदम नहीं पड़ा। मतलब कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पर शून्य होता है। यही आपको साइक्लोन में मैंने बताया था। कहने का मतलब कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट। कहां? इन इक्वेटोरियल रीजन। कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है कहां? इक्वेटोरियल क्षेत्र में। अब पीछे पीछे वाले पेज पे आ जाओ, देखो ध्यान से। कहने का मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण फिर से एक नई बात आई, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? ये एब्सेंट होता है इक्वेटोरियल रीजन। और ये क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को मोड़ देता है दाईं ओर, या इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में को मोड़ देता है बाईं ओर, या कहा जाता है एंटी क्लॉक, या कहा जाता है एंटी क्लॉक, है ना। डिफ्लेक्टिव फोर्स से, अरे भाई, डिफ्लेक्टिव फोर्स एक टाइप है। डिफ्लेक्टिव का मतलब कोई भी डिफ्लेक्टिव फोर्स, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के दौरान आपसे कोई ऐसा मित्र गया जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, आपकी दिशा वो बदल दिया, तो वो भी तो डिफ्लेक्टिव फोर्स है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा बल है जो पृथ्वी के मूवमेंट के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स इज ए टाइप ऑफ डिफ्लेक्टिव फोर्स, ऐसे कर सकते हो। कोरियोलिस फोर्स इज ए टाइप ऑफ डिफ्लेक्टिव फोर्स। ठीक है। तो देखो, ये जो हमें मिला, यहां से लेके यहां तक, ये दाईं ओर मुड़ेगा, यहां से लेके यहां तक बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है। दाईं ओर और बाईं ओर दोनों मिल मुड़ा। ध्यान से देखो, अब जो जिधर जा रहा है अपने दाएं मुड़ जाएगा, और जो जिधर जा रहा है अपने बाएं मुड़ जाएगा। ध्यान से देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में, ये सदर्न हेमिस्फेयर में, ये सदर्न हेमिस्फेयर में, ये सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये इधर जा रहा है तो ऐसे बाएं मुड़ गया, ये इधर जा रहा है तो ऐसे बाएं मुड़ गया, ये इधर जा रहा है तो ऐसे बाएं मुड़ गया, अपने बाएं ही मुड़ेगा बाईं ओर। अब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दाईं ओर, ये इधर जा रहा है तो अपने दाईं ओर मुड़ गया, राइट साइड। ये राइट साइड, ये राइट साइड, देख लीजिए। तो ये हवा इधर आ रही है तो राइट साइड हो गई, ये हवा इधर जा रही है तो ऐसे राइट साइड मुड़ गई, ये हवा इधर जा रही है तो ऐसे राइट साइड मुड़ गई, ये हवा इधर जा रही है तो लेफ्ट साइड मुड़ी, ये लेफ्ट साइड मुड़ी, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड।
साइड जो जिधर जा रहा है वो जिधर कर रहा है अपने या तो लेफ्ट मुड़ेगा या तो राइट मुड़ेगा। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने राइट मुड़ेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो अपने लेफ्ट मुड़ेगा। देखो ध्यान से, अब इस ट्रॉपिकल रीजन से इसके इसके बीच इस हवा को, इस विंड को बोला गया ट्रेड विंड। इस विंड को बोल दिया गया व्यापारिक पवन। कौन सी पवन? ये व्यापारिक पवन हुई, जो कहां चल रही है, जो सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल की ओर चल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं ओर मुड़ के, सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़ के। फिर से देखो, ये हवा और ये हवा, ये और ये हवा, ये हवा। आप देखोगे इसकी दिशा ऐसे पश्चिम से जा रही है ये, तो इसे कह दिया गया वेस्टर्ली, पछुआ पवन। इसे क्या कहा गया? पछुआ, पछुआ पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन। ठीक है। दक्षिण में 30 से 35 के बीच वाली हवा दाएं ओर होनी चाहिए। दक्षिण में दाएं ओर नहीं होती बेटा, दक्षिण में हमेशा बाईं ओर ही होती है। अमन, थोड़ा सा कंफर्म हो, परेशान हो। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये सब डायलॉग मारने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, ठीक है। फिर से देखो, अब ये हवा जो आपको दिख रहा है, पोलर रीजन से सब पोलर रीजन, इसे कहते हैं पूर्वी हवा। ईस्टर्ली, ईस्टर्ली, पूर्वी पवन, पूर्वी पवन, पूर्वी पवन, यही बात है। ठीक है। अब इसे इस फिगर में आप देख लो, देखो ध्यान से, यही बात तो है। देखो इसके बीच सब ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल बीच देखो, ये कौन सी विंड है? ट्रेड विंड है। ये देखो ट्रेड विंड है। बस ये नॉर्दर्न ट्रेड है क्योंकि नॉर्थ में है, सदर्न ट्रेड है। फिर से देखो, सब ट्रॉपिकल ये साउथ में, देखो बाईं ओर मुड़ रही है, ये बाईं ओर मुड़ के वेस्टर्ली, पछुआ पवन। ऐसे देखो यहाँ दाईं ओर मुड़ के ये पछुआ पवन वेस्टर्ली। ऐसे देखो ये प्रेशर, हाई प्रेशर, तो देखो ईस्टली, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, पूर्वी पवन। ठीक है। अब बताओ, क्या इतनी बातें पल्ले पड़ी? बड़ा कठिन टॉपिक था, एयर प्रेशर, बेल्ट एंड विंड। अभी विंड में एक क्लास तो आपका हुआ ही नहीं, लोकल विंड हमें पढ़ना है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ, तो फिर एक क्वेश्चन पूछ लें, बड़ा कठिन रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाए काद, क्वेश्चन पूछा जाए काद। हाँ, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, ये मतलब ये सारे टॉपिक बड़े कठिन होते हैं ना। ठीक है। हाँ, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बताओ, इसे देख के बताएं, इसलिए लास्ट वाली स्लाइड अभी दिखा रहे हैं, पहले यहीं से देख के क्वेश्चन समझ। ध्यान से देखो, हेडली सेल का संबंध कौन सी पवन से नहीं है? ध्यान से देखो, हेडली सेल का संबंध कौन सी पवन से है, ये बताओ।
हेडली सेल का संबंध कौन सी पवन से है? ट्रेड विंड, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, नन ऑफ दिस। हेडली सेल का संबंध कौन सी विंड से है? ये बात नहीं। अब सेल, अगला देखो, फिर से पूछ लिया जाए आपको, पछुआ पवन का संबंध कौन सी सेल से है? पछुआ पवन का संबंध कौन सी सेल से है? पछुआ पवन का संबंध कौन सी सेल से है? बताओ जल्दी से। कौन सा सेल होगा? अरे भाई यहां तो पछुआ पवन चल रही है। ये पछुआ, ऐसे ही यहां ये पछुआ। अब बताओ, तो पछुआ पवन का संबंध कौन सी विंड से है? हाँ बहुत अच्छा, फेरल से। फेरल से। ऐसे ही कहा जाए, पूर्वी पवन का संबंध कौन सी सेल से है? तो पोलर आप लगा दोगे, है ना? पोलर आप लगा दोगे। इसी तरीके से आपको एक बार इसे रिवाइज करना है। लास्ट वाली स्लाइड हम दिखा दे रहे हैं आपको, है ना? ये लास्ट वाली स्लाइड, ये लास्ट वाली स्लाइड। ठीक, डन। एप्लीकेशन बताएंगे भाई, एप्लीकेशन बताएंगे, परेशान ना। तो आज हमारी क्लास यहीं रहेगी, ठीक है? फिर हम मिलेंगे। आज हम क्लास समाप्त करते हैं यहीं तक। इसे आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा और आराम से फिर से नोट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बेटा आराम से, टॉपिक समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी वगैरह लोग पढ़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन अगर ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, कोरियोलिस फोर्स, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम बता देंगे कोरियोलिस फोर्स फिर से, और अच्छा एप्लीकेशन करके बता देंगे और अच्छा आपको समझा देंगे, परेशान ना। अंतिम में थोड़ा समय कम हो गया ना, इसीलिए अगली बार बता देंगे। थैंक यू।